Assalamualaikum Nazreen, we have the pleasure of yet again talking to Dr. Sofia Kareem. She's a consultant psychiatrist in United Kingdom and we have the pleasure of having her here. Assalamualaikum and Thank welcome. you for having me. तो postnatal psychosis क्या होता है डॉक्टर साहब? साइकोटिक सिम्टम्स या साइकोसिस जो है वो एक मेंटल इलनेस है. आदमी, औरत, किसी को भी हो सकती है, पॉपुलेशन में कहीं भी हो सकती है. तो ब्रेन डिसऑर्डर हो. बिल्कुल जी, इट्स अ मेंटल इलनेस, इट्स अ ब्रेन डिसऑर्डर. मगर ये जो पोस्ट नेटल साइकोसिस की जब हम बात करते हैं, बिल्कुल चाइल्ड बर्थ के बाद अप टिल अ ईयर यानी फर्स्ट बर्थडे तक. दुरुस्त. तो ये इसका जो इंसिडेंस है ये तकरीबन इन एवरी 1000 बर्थ्स ये एक खातून को 1 in 1000, हाँ जी, 1 in 1000 का रेशियो है इसका कि एवरी 1000 बर्थ्स चाइल्ड बर्थ में एक खातून को शी मे एक्सपीरियंस पोस्टपार्टम साइकोसिस और पेप्यूरल साइकोसिस जो हम इसको जनरली दूसरा नाम जी दूसरा नाम है इसका. आप अलामतें बताएंगी ये कि साइकोसिस की क्या अलामात होती हैं? जी जी, मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी. कॉजेज में जी जो इस चीज़ को ट्रिगर करती है या प्री डिस्पोज करती हैं, तो हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें देखते हैं किसी भी बीमारी में और मेंटल इलनेस में, ख़ास तौर पे जहनी अमराज में. उसमें होता है जी एक प्री डिस्पोजिंग फैक्टर. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर होता है कि जो आपने फ़र्ज़ करें जो आपने ज़मीन है जिसमें आपने सीड बोया है, तो वो किस तरह की खेती निकालेगा, तो वो प्री डिस्पोजिंग है. यानी अगर आपको पहले से कोई मेजर मेंटल इलनेस है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर है, मेजर डिप्रेसिव इलनेस है, कोई भी मेजर आपको मेंटल इलनेस है, तो दैट लेज द ग्राउंड फॉर डेवलपिंग पोस्टपार्टम साइकोसिस. तो ये आपको वल्नरेबल करता है, ये आपको या ये आपके जेनेटिकली आपको प्रीडिस्पोज करता है. जेनेटिक वल्नरेबिलिटी को एक्सप्रेस करता है लाइफ इवेंट एज अ बीइंग प्रेग्नेंट. जी बिल्कुल. इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स पे. प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स वो होते हैं जो ट्रिगर करते हैं. आपकी प्रेगनेंसी कैसे रही है, आपकी डिलीवरी कितनी ट्रॉमेटिक थी, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आपको कितना प्रेशर है जेंडर, लड़का हाँ जी या लड़का या लड़की पैदा करने का, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ कैसी है, आपके अपने माशी हालात कैसे हैं, आपका सपोर्ट सिस्टम कैसा है. तो ये सब चीज़ें मिला के आपको ये ट्रिगर कर सकती है. दुरुस्त. थकावट है, हार्मोन्स हैं, वो तो मैंने बताया ही है कि ज़ाहिर चाइल्ड बर्थ के बाद एक सुनामी आता है हार्मोन्स का. तो कल्चरल एक्सपेक्टेशंस का, साइकोसोशल फैक्टर्स का, जी जो नफ्सियाती पहलू, वही जो डिप्रेशन के लिए ट्रिगर फैक्टर्स हैं पोस्टनेटल साइकोसिस के लिए. मगर सेइंग दैट पोस्टपार्टम साइकोसिस उन औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है. अप टू 50 to 75% औरतें जिनको पहले हिस्ट्री है स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर की, इनमें से कोई भी मेजर मेंटल इलनेस है, उस कोहॉर्ट में 50 to 75% ऑफ विमेन विल डेफिनेटली डेवलप पोस्टपार्टम साइकोसिस. ठीक है. या अगर आपने पहली कोई बर्थ दी है और उसमें आपने एक्सपीरियंस किया है पोस्टपार्टम साइकोसिस, देन आपका रिस्क बढ़ जाता है. अगर आपकी माँ has gone through postpartum psychosis, then you're more vulnerable. Of course. Postpartum psychosis इसलिए ज़्यादा सीरियसली ली जाती है क्योंकि इसमें माँ और बच्चे की ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है. जो पेशेंट है वो रियलिटी से परे हो जाते हैं, आउट ऑफ टच हो जाते हैं. उनको यकीन होना शुरू होता है कि उनके अंदर कोई खामी है, वो एज अ मदर ठीक नहीं है. उनको कभी कभी ये भी ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं कि ये बच्चे के अंदर खुदा ना खास्ता कोई जिन घुस गया है या ये नुकसान पहुंचा देगा पूरी फैमिली को. तो उनके अंदर कुछ ऐसे ख्यालात और ऐसी बिलीफ्स आनी शुरू हो जाती हैं जो नॉर्मल नहीं है ज़ाहिर है, और वो अपने आप को और बच्चे को इसकी वजह से नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनको लगता है कि अगर ये बच्चा मर गया तो ये ठीक हो जाएगा सब कुछ, और मैं भी ठीक हो जाऊंगी, या मैं मर जाऊंगी तो ये ठीक हो. तो उनके अंदर फिर उनको हो सकता है कि और एक्सपीरियंसेस हो, जैसे उन्हें आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं. उनको वो जिसे हम साइकाइट्री में कहते हैं कमांड हेलुसिनेशंस होनी शुरू हो जाती हैं. यानी कि हेलुसिनेशंस तो वो है ना जो इंसान एक्सपीरियंस करता है, उसमें और नहीं एक्सपीरियंस करते. जी बिल्कुल. अब आप और मैं एक दूसरे की आवाज़ सुन सकते हैं, मगर अगर आपको कहीं से और कोई आवाज़ आ रही है जो इस कमरे में वाज़ेह नहीं है, तो उसे हम ऑडिटरी हेलुसिनेशंस कहते हैं. ये तो एक एक्सट्रीम डिग्री है ना डॉक्टर साहब. और क्या अलामतें हो सकती हैं? बाकी डिप्रेशन की अलामतें हो सकती हैं, या जो मरीज़ है वो बहुत ज़्यादा मैनिक अलामात भी, हाँ जी, तेज़ी भी प्रेजेंट कर सकता है एज अ मैनिक. अच्छा, इरिटेबिलिटी के बारे में बताएंगे कि हर बंदा साइकोसिस में इरिटेबल होता है या नहीं होता?
اریٹیبلٹی جو ہے وہ وہ حصہ ہے ان علامات کا. درست. آئی تھنک جب اوور ایکٹیو ہوتے ہیں ایون ڈپریسڈ ہوتے ہیں دونوں میں یہ سمٹم آ سکتا ہے. ڈپریشن میں بھی آ سکتا ہے اور اگر تیزی آئی ہوئی ہو مریض میں اس میں بھی آ سکتا ہے. بچہ ہیلدی ہونا خالی دودھ پلانا یا انڈا کھلانا یا سیریل کھلانا نہیں ہوتا. اس کی ذہنی نشو و نما کے لیے پہلے 5 سال بہت ضروری ہوتے ہیں اور جو بانڈنگ اور پیرنٹنگ ہے وہ رائٹ فرام ڈے 1 شروع ہو جاتی ہے. اور اگر ماں اٹینشن نہیں دے سک رہی, اٹیچ نہیں کر سک رہی, بانڈ نہیں کر سک رہی کیونکہ وہ بیمار ہے, تو نہ صرف بچہ نگلیکٹ ہوگا فوری طور پہ, مگر آنے والے سالوں میں اس کی اپنی مینٹل ہیلتھ بھی بے اثر انداز ہو سکتی ہے. تو بیسیکلی یہ بایو کیمیکل بیماری ہے نا جس میں بھلے زیادہ رول میڈیکیشن کا ہے اور ڈوپامین امبیلنس ہے. بالکل ہے, مگر اس میں آپ کے ظاہر جتنے زیادہ لائف ایونٹس اور ہوں گے جو آپ کی اور کوئی ایڈورس پرابلمز ہیں یا وہ ٹریگر کرتی ہیں جیسے میں نے کہا ہے, تو وہ اگر آپ سوشلی بھی سپورٹ کر سکیں عورت کو جو پرون ہے ان چیزوں کو ڈیولپ کرنے میں, تو اس سے بھی یہ ایٹ لیسٹ پریونٹ ہو سکتی ہے, ان کی سیویرٹی کم ہو سکتی ہے. تو انکیپسولیٹ یہ ایک ذہنی بیماری ہے, یہ کوئی مکر فریب کینہ نہیں ہے, یہ قابل علاج بیماری ہے. اگر آپ اس کو علاج نہیں کرائیں گے ماں کا تو اس کے بہت دورس نتائج ہیں, بلکہ نسلوں تو کچھ چلیں گے. تو ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل ہے. ایک کمپیٹنٹ پروفیشنل ہونا چاہیے جس میں اتنی قابلیت ہو جو کہ ماں کو بھی دیکھ سکے اور فیملی کو بھی ساتھ لے کے چل سکے. اور یہ ہائیلی اسپیشلسٹ کام ہے, تو لہٰذا اس پہ اپنا جو ڈاکٹر ہے یا پروفیشنل ڈھونڈنے میں آپ کو بہت احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ آپ کی نسلوں کی زندگی اس ڈاکٹر کے شاید اللہ میاں کے بعد ہو. تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صوفیہ کریم یہاں آنے کا. تو ناظرین, یو مسٹ اسٹے ٹیونڈ, پورٹل کو سبسکرائب کریں. دیر از نو ہیلتھ وداؤٹ برین ہیلتھ. بہت بہت شکریہ اینڈ سی یو سون.